नहीं करता कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा अकाउंट जो है वो रन करे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने ही बनाने हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड ही नहीं कर रहा हूँ कि आप शुरू किया और आप एक से ज़्यादा अकाउंट बना लें। शुरू में अपना जो मेन फोकस है वो एक ही अकाउंट पे रखें। हाँ, जब वो किसी स्टेबल कंडीशन पे पहुंच जाए उसके बाद आपने अगर एक और ऑप्शन क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, बट शुरू में एक ही अकाउंट मोर देन इनफ होता है जिस पे आप काम कर। ठीक है, अब ये बात जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने कुछ देखने हैं, जो गाइडलाइंस हमने देखनी है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ तभी हो जब मेरा ही दूसरा अकाउंट हो। मेरे किसी भाई का हो सकता है, मेरे किसी दोस्त का हो सकता है, मेरी किसी बहन का हो सकता है। ठीक है, मेरे किसी कज़न का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो उनके साथ भी जब मैंने अपना अकाउंट ओपन करना है तो फिर भी मुझे कुछ एहतियात जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ फाइवर मिसजज करेगा और फाइवर क्या कर देगा, मेरा जो अकाउंट है वो बैन कर देगा। ठीक है, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे किसी और का हो, अकाउंट तो दो हो गए हैं ना। अगर तो वो सेम जगह से ओपन हो रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फाइवर उसे रिस्क जो है वो ले आएगा और क्या कर देगा, अकाउंट बैन कर देगा। अब इसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि कैसे हमारे पास रिस्क होता है। ये जितनी भी मैं बातें करूँगा मैं ये रिस्क की बेस पे करूँगा कि ऐसे करने से रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे करने से रिस्क कम है। डिपेंड फाइवर पे ही करेगा कि वो आपका अकाउंट बैन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, बट इन इन कंडीशंस के ऊपर अकाउंट जो है वो बैन होते हुए देखे हैं कि बैन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास सपोज एक इंटरनेट डिवाइस है। ठीक है, मेरी वो इंटरनेट इससे मुराद ये जो मैंने छोटा सी एक शेप बनाई है, इससे मुराद मेरी इंटरनेट डिवाइस है। वो कुछ भी हो सकती है, चाहे किसी मोबाइल का हॉटस्पॉट है, चाहे मेरा पीटीसीएल कनेक्शन है, चाहे मेरा कोई डिवाइस है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है। अब आपके पास एक कंप्यूटर है और एक आपका इंटरनेट कनेक्शन है। आप इस कंप्यूटर की मदद से आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आप फाइबर यूज़ कर रहे हो, कोई रिस्क नहीं है, आप 100% रिस्क फ्री हैं, आप बेशक यूज़ करते रहें, कोई मसला नहीं। अब क्या है, एक और यूज़र है। अब देखें, ये आप भी हो सकते हो, आपका कोई कज़न भाई, बस आपसे अलग अकाउंट कोई दूसरा अकाउंट हो सकता है। ठीक है, अब उसके पास क्या है, उसका भी एक अपना इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो भी इसी तरह से कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ और अकाउंट जो है वो यूज़ कर रहा है। इस कंडीशंस के ऊपर आपके दरमियान में क्योंकि कोई ताल्लुक ही नहीं है तो रिस्क भी ज़ीरो है। आप बेशक एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, बेशक आप भाई हैं, बेशक आपके अपने दो अकाउंट हैं, बेशक एक ही घर में, बट इंटरनेट कनेक्शन चेंज हो गया तो क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन से मुराद है कि जो इंटरनेट कनेक्शन हम यूज़ करेंगे वो हमें आईपी असाइन कर देता है। मतलब कि हमारी दो डिफरेंट आईपीज हो गई, इसकी अलग। ठीक है, आईपीज अलग, डिवाइसेस अलग, तो हमारे पास जो रिस्क है वो बिल्कुल 0% कि कोई रिस्क नहीं है। बट अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि ये वाला जो कंप्यूटर है इसका इंटरनेट कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा, ये कहता है चलो मैं तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अगर ये दोनों लोग सेम टाइम पे फाइबर जो है वो चला रहे हैं, अब डिवाइसेस तो दो हैं बट इंटरनेट कनेक्शन सेम है, ये इंटरनेट कनेक्शन इसे भी
एक तरह की आईपी प्रोवाइड करेगा, इसे भी एक तरह की आईपी प्रोवाइड करेगा। देखें, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है ना, उससे उसकी आइडेंटिटी के लिए उसे कोई आईपी मिलनी होती है लाजमी, ठीक है। अब जो एक मेन हब होता है ना, हब से मुराद ये है जो कि बाकी सबको जो है ना वो दे रहा है, आईपी असाइन कर रहा है, उसकी मेजर आईपी सेम रहेगी, यानी कि 192.168.0, एक को 1 दे देगा, एक को 2 दे देगा, एक को 3 दे देगा। मेजर आईपी सेम रहेगी, नीचे जो उसकी सब नेटिंग होती है, इसे कहते हैं आईपी की सब नेटिंग करवाना, ठीक है। तो वो नीचे से डिवाइड कर देगा, तो मेजर आईपी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस सिनेरियो के ऊपर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिस्क आ जाता है, किसका, अकाउंट के बैन होने का। अगर आपने फाइवर चलाया हुआ है और उसने फाइवर बंद किया हुआ है, वो रन नहीं कर रहा, तो रिस्क थोड़ा सा कम है। अगर दोनों सेम टाइम पे फाइवर चला रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है, और हर दफ़ा सेम टाइम पे चलते रहते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। बट अगर तो ये सर्विसेज दे रहा है ग्राफिक डिज़ाइन की, ठीक है, और ये दे रहा है वर्डप्रेस की, तो रिस्क जो है वो कम है, होता ज़रूर है बट बहुत कम है। फाइवर क्लेम ये करता है कि भाई कोई रिस्क नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। क्या है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे सर्विसेज दे रहा है, ये वर्डप्रेस पे दे रहा है, इंटरनेट सेम है, डिवाइसेस अलग हैं, तो कोई भी मसला नहीं है, रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बट मसला जो है रिस्क 100% कब होगा, जब ये भी ग्राफिक डिज़ाइन है और ये भी ग्राफिक डिज़ाइन है, ये भी वर्डप्रेस है, ये भी वर्डप्रेस है, ये भी कंटेंट राइटिंग है, ये भी कंटेंट राइटिंग है, दोनों की सर्विसेज सेम हो जाती हैं जो दे रहे हैं। फिर आप ऐसा कर लें कि 110% रिस्क है कि आपके अकाउंट जो है वो बैन हो, ठीक है। अगर तो सर्विसेज अलग हैं तो फिर है रिस्क बट बहुत कम है, आप चला सकते हो, इतनी जल्दी आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा। बट अगर तो सर्विसेज सेम है तो समझिए ऐसे रिस्क की तलवार आपके ऊपर लटक रही है, कभी भी आपका जो अकाउंट है ना वो बैन जो है हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हो कि सर हम सर्विसेज जो हैं हम सेम कर लेते हैं, बट हम क्या करेंगे, हमारा लैपटॉप एक ही है, हम इंटरनेट कनेक्शन दो कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं क्या देता हूँ कि हमारे पास लैपटॉप एक ही है, आप क्या करते हो, एक और डिवाइस जो है यूज़ कर लेते हो, कभी एक अकाउंट इससे चला लिया, फिर इससे डिस्कनेक्ट किया, इससे चला लिया, इससे डिस्कनेक्ट किया, इससे चला लिया, ठीक है। आप कहते हैं सर मैंने दो अकाउंट चलाने हैं, मेरे पास दो लैपटॉप तो नहीं है, बट मैं दो इंटरनेट चले मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लैपटॉप नहीं कर। अब देखिए, ऐसा जो है लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ब्राउज़र चेंज कर लेते हैं कि एक क्रोम है तो दूसरा सपोज सफारी पे चला लिया, ठीक है, ये एक क्रोम है तो दूसरा ओपेरा पे चला लिया। बट इसके अंदर भी रिस्क थोड़ा कम तो हो जाता है, बट हम क्या है, ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन एरर ऐसा आ जाता है कि एक नेट से आप कनेक्टेड हो, अचानक ये नेट बंद हो गया, ऑटोमेटिकली दूसरे नेट से कनेक्ट हो जाते हैं हम, मतलब कि इस सिनेरियो के अंदर भी हमारा जो है वो रिस्क क्या है, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर भी क्या है, रिस्क मौजूद है, यानी कि आप एक डिवाइस पे दो फाइबर अकाउंट नहीं चलाएंगे, चाहे सर्विसेज आप डिफरेंट भी दे रहे हो। आप कहते हैं कि सर हम होशियार ज़्यादा हैं, हम तो बार बार नेट बदलेंगे, हम ब्राउज़र बदलेंगे और हम चला लेंगे, बट हमारी जो आईपीज वगैरह होती हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, ठीक है,
तो हमारी वो कहीं ना कहीं उनके सर्वर्स पे या हमारे कैशे के ऊपर ये चीज़ स्टोर हो जाती है। ह्यूमन है, आपने बार बार एक एक अकाउंट पे मैसेज आया, नेट बदला, आपने एक अकाउंट पे किया, दूसरे पे आया, आपने नेट बदला, इससे पे रिप्लाई किया, करते करते क्या आप एक को कभी फॉरगेट करोगे, कभी ज्वाइन करोगे? ठीक है, ठीक है, एक को कभी लगा लेते हैं, कभी हटा लेते हैं, ऐसे करते रहोगे तो अचानक एक अगर बंद हो जाता है, किसी वजह से लाइट चली जाती है, दूसरा कनेक्शन आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए और आपको पता ही नहीं लगता, जैसे अक्सर मेरे साथ यहाँ पे हो जाता है। जैसे ही मेरा कोई और कनेक्शन होता है वो मैं बाद में फॉरगेट कर देता हूँ। ये देखें, हमजा ईवो और रेडमी 9C, अब ये दोनों मेरे अपने इंटरनेट कनेक्शन हैं, बट मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो वो मेरे से पासवर्ड मांग लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने फॉरगेट किया है। ठीक है, क्या किए हुए मैंने किए हुए फॉरगेट। जी मुझे बताइए। जी मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? सर क्लियर है। सर क्लियर है। ठीक है जी अब सर मैं क्या कर क्लियर लेता है। हूँ, इस पर चला लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्क को अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपके पास सबसे सेफेस्ट सिनेरियो क्या है, जब आपके पास कभी भी कोई इशू नहीं आता कि आप डिवाइसेस बदलते जाओ, अलग नई डिवाइस लो, फिर नई डिवाइस, नई डिवाइस, और उसके इंटरनेट कनेक्शन भी आपके पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सेम लैपटॉप पे मल्टीपल यानी कि अकाउंट्स अगर आप ओपन करेंगे तब भी बहुत बड़ा रिस्क है। अब मैंने आप लोगों के जो अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किए थे, आपको बना के दिखाए हैं, तो शुरू में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शुरू में सिर्फ अकाउंट था, ना उसके पास सर्विसेज थी, ना कुछ थी, और सेम टाइम पे मैं 2 अकाउंट रन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इशू नहीं आएगा। इशू तब आएगा जब आप पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा टाइम सेम इंटरनेट पे अपने अकाउंट लॉगिन रख रहे हैं, अपने अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी आईपी की इंफॉर्मेशन जो है वो सेम होगी। तो फिर फाइवर क्या करेगा, पॉसिबिलिटी है कि या तो किसी एक का अकाउंट बैन कर दे, ठीक है, या फिर क्या करेगा, दोनों के अकाउंट बैन कर देगा। ये किस पे करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, अकाउंट बैनिंग सिनेरियोज, जिसके ऊपर हमारा अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। अगर आपने, अब मैंने जो है कुछ टाइम ये काम किया है कि लैपटॉप जो है सपोज 2 हैं, कुछ टाइम मैंने जो है वो इस तरह का एक काम किया, 2 लैपटॉप हैं, इंटरनेट एक है, और दोनों पे यानी कि सेम टाइम पे भी कनेक्ट हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं किया, बट क्या है, सर्विसेज अलग अलग है। इसकी सर्विसेज डिफरेंट है और इसकी सर्विसेज डिफरेंट। ठीक है, तो मसला नहीं आया। बट अगेन मैंने तकरीबन 2 ढाई 3 महीने तो यूज़ किया होगा, बट रिस्क होता है, मैं कुछ फाइवर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो बेशक सर्विसेज अलग अलग थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका इंटरनेट भी अलग कर दिया और इसका इंटरनेट अलग कर दिया, ये वाला इसे साइन कर दिया, ये वाला इसे। हाँ, आप एक ही अकाउंट के लिए ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन रख सकते हो। जैसे मेरा एक मोबाइल है, उस पर हॉटस्पॉट है, दूसरा मोबाइल है, उस पर भी हॉटस्पॉट है, डिवाइसेस है। ठीक है, तो मैं अलग रख सकता हूँ। जैसे मेरा एक अकाउंट है ना, वो कभी इस पे ओपन कर लेता हूँ, इस पे कर लेता हूँ, इस पे कर लेता हूँ, तब भी कोई इशू नहीं है। बट अगेन उन डिवाइसेस के ऊपर किसी और का फाइवर नहीं चल रहा होना चाहिए। एक ही फाइवर है, कभी मैं अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कर लेता हूँ, कभी मैं अपने घर वाले नेट से कर लेता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि दोनों जो हैं उसके ऊपर फाइवर अकाउंट्स नहीं होने चाहिए। इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो अपने इस तरह के अकाउंट्स ओपन ना करें, अपवर्क, फाइवर वगैरह। आप किसी मॉल में चले गए हैं, उसका पब्लिक वाईफाई, आपने वाईफाई से कनेक्ट किया और फाइवर की नोटिफिकेशन वगैरह देखने लग गए,
ठीक है, क्या किया, आप किसी हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे लिया। अब पॉसिबिलिटी है वहाँ पे कोई और पर्सन सेम सर्विसेज दे रहा होगा और वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो सकता है। पब्लिक स्पेस है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मॉल के अंदर कौन कौन फ्रीलांसर है, कौन कौन क्या है। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कभी भी ऐसा काम ना करें। अगर आपने ऐसे यूज़ करना भी है तो आप अपने मोबाइल का डाटा अपने अकाउंट के लिए रख लें कि मैंने अपने मोबाइल डाटा पे अपना अकाउंट चेक करना है। ये जो सारे सिनेरियोज आपको बताए हैं, इन सब के अंदर रिस्क है, 100% श्योरिटी नहीं है। हाँ, दोनों के अंदर जो दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर तो समझ लें 100% श्योरिटी है कि अकाउंट बैन हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बाकी ये जो सारे सिनेरियो हैं सर्विसेज वाले, इसके अंदर रिस्क बहुत कम है, बट मैं कुछ कह नहीं सकता कि अगर फाइवर कुछ करे, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं। और अभी भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मेरा तो एक ही लैपटॉप है, मैं 2 अकाउंट चला रहा हूँ, इंटरनेट भी एक है, मुझे तो कुछ भी नहीं कहता फाइवर। बट अगेन आज नहीं तो कल जो पकड़ाई है वो हो सकती है, इसलिए आप एहतियात करें। अगर आपके कोई बहन भाई यूज़ करते हैं, कोई और यूज़ कर रहा है, उनसे भी एहतियात करें। अब आपने आज को ये काम सीखा है, आपको ये अच्छा लगता है, तो आप अपने घर वालों को बताते हो कि ये काम है, घर बैठे कर सकते हैं इस तरह से। अब वो भी उसी नेट के ऊपर क्या करते हैं, आप अकाउंट बना लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जब वो भी काम करने लगते हैं सर्विसेज वगैरह डाल के, 1 महीने के अंदर अंदर जब दोनों आप सेम टाइम पे रहते हो तो दोनों के अकाउंट बैन या किसी न किसी एक का बैन। तो हम इस सिनेरियो से कैसे बच सकते हैं कि हम अपना इंटरनेट अलग कर लें और अपनी क्या कर लें, डिवाइस अलग कर लें, अपना लैपटॉप जो है वो अलग कर लें। ठीक है, ताकि हम रिस्क फ्री जो है वो एक काम को चला सकें या यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ सवालात होते हैं कि सर कैसे हमारा अकाउंट बैन हो सकता है, क्या हो सकता है। इसके अलावा अकाउंट बैन आपकी कम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है। क्या क्या बातें आपने नहीं करनी क्लाइंट से, आपने कभी भी 5 स्टार नहीं मांगने। कि आपने काम कर दिया, आपको जैसे उबर करीम वाले होते हैं ना, आपको राइड आपकी ड्रॉप करेंगे, आपको कहेंगे सर काइंडली 5 स्टार दीजिएगा। ठीक है, कह देते हैं हमें। फाइवर पे हम ये नहीं कह सकते कि सर मुझे काइंडली 5 स्टार दीजिएगा, मैंने आपके लिए काम किया। इससे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बैन। आप किसी की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। उसके अंदर क्या आ जाता है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर नाम तो चले पता होता है, ईमेल, फ़ोन नंबर या कोई भी उसके पर्सनल सोशल मीडिया का अकाउंट। क्योंकि फाइवर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप एक दूसरे से डायरेक्ट डील करो, वो चाहेगा उसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू डील करो ताकि कमीशन उसे भी मिले। तो कभी भी उसे ये नहीं कहना कि मुझे अपनी ईमेल दे दो, मैं वहाँ पे मैसेज करता हूँ। सम टाइम, अब देखिए मैंने आपको वही बात बताई है कि पाकिस्तानी या ये साउथ एशियन कंट्रीज के लोग ज़्यादा होशियार हैं नहीं, बस बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि भाई हम ज़्यादा प्लेटफॉर्म से ज़्यादा तेज़ हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पे कोई भी प्लेटफॉर्म जो है ना वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी अमेज़ोन है। अमेज़ोन पे गए हैं जी, काम कर रहे हैं, पहले अप्रूव्ड होता था किसी ज़माने में। किसी ने हैंडबैग ऑर्डर किया तो शॉपर के अंदर ईंट रखवा के उसे भेज दिया कि ये लो तुम्हारा हैंडबैग। स्कैम करने में जो तेज़ हैं, आगे हैं। पेपाल, ये सारी कंपनीज क्यों नहीं हमारे साथ काम करना चाहती, क्योंकि हमारी हरकतें नहीं है कि वो कोई काम कर सके। इसी तरह हो सकता है जैसी फाइवर पे इनकी हरकतें हैं, कल को आपकी आईपी देखें कि पाकिस्तानी है, वो कहें नहीं आप अकाउंट बना ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्कैम करने से बाज नहीं आते। अब फाइवर ने क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, पाकिस्तानियों के पास इसके भी जुगाड़ है। मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, बट मैंने कभी खुद नहीं यूज़ किया, ना मैं कभी किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो यूज़ करे। जो क्लाइंट आपको फाइवर ने दिया तो मेरे हिसाब से फाइवर को उसकी कमीशन दे देनी चाहिए।
बाकी अच्छे बुरे की तमीज़ आप खुद कर सकते हैं। कैसे कैसे भेजते हैं मैं आपको डेमो दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, इमेज के अंदर मांग लेंगे, तस्वीर भेजेंगे, तस्वीर के कोने पे लिखा होगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, या अपना दे देंगे या उससे मांग लेंगे, इमेज में भेज देंगे, किसी फाइल में भेज देंगे। अब डायरेक्ट मैं मैसेज में नहीं कह सकता, बट मैं फाइल के अंदर तो ये बात लिख के भेज सकता हूँ ना, वर्ड की फाइल बनाई उसमें लिख के भेज। अगर मैसेज में भी कहना है तो कैसे करेंगे, ये देखें, ऐसे लिखेंगे 0 फिर 3 डाल देंगे, फिर लिखेंगे 1 फिर 1 डाल देंगे, 0 3 1 1 और आगे 1 2 3। भाई फाइवर तो इसे एज अ टेक्स्ट लेगा, इसे इग्नोर कर देगा। हाँ अगर ऐसे पूरा नंबर लिखेंगे 0 3 1 1 1 2 3 1 2 3 तो फाइवर इसे पकड़ेगा। तो उसको बचने के लिए क्या कर लेते हैं, ये तरीका, या क्या करेंगे 0 लिख दिया, फिर कहेंगे हेलो, फिर लिख दिया 3, फिर बात चेंज, ऐसे ताकि फाइवर डिटेक्ट ना कर सके मैसेज और चला जाए। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह के जो तरीके हैं वो यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेने के लिए। और अक्सर फंस जाते हैं ये लोग। कैसे फंसते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब क्लाइंट इस बात पे एग्री नहीं करता, क्लाइंट को भी सिक्योरिटी चाहिए, वो कहता है कि मैं इसी के ऊपर काम करूँ। अक्सर क्लाइंट बाहर आना चाहते हैं, अक्सर नहीं आना चाहते। जो बाहर आना चाहते हैं, चलें वो तो आपका व्हाट्सएप नंबर एक्सेप्ट करके आपको मैसेज कर लेंगे। जो नहीं आना चाहते, आप उनसे ऐसी बात करते हो, वो आपको डायरेक्ट मैसेज में कह देते हैं कि प्लीज़ डोंट, आई डोंट वांट टू कॉन्टैक्ट आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म। कोई ऐसी बात लिख देते हैं कि फाइवर उस पर एक्शन करता है, क्योंकि जो मैसेज हम फाइवर पे कर रहे हैं वो भी फाइवर उसे मॉनिटर कर रहा होता है। यानी कि फाइवर ने एल्गोरिथम लगाए हुए हैं कि जब भी किसी ने किसी पैटर्न में चीज़ लिखी तो मेरे पास, मेरी टीम के पास एक नोटिफिकेशन आए, फिर मेरी टीम उसे रिव्यू करेगी और फिर देखेगी कि क्या बात हो रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से होशियार बनते हैं, ऐसे करने की कोशिश करते हैं। और सिनेरियो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ईमेल, अब ईमेल है ना, ईमेल ऐसे लिखेंगे XYZ स्पेस डालेंगे, @, के साइन पे फाइवर एक्शन लेता है। फाइवर कहता है @ का साइन यूज़ ना करो, क्योंकि फाइवर को भी पता है @ का साइन ईमेल्स के अंदर आता है। फाइवर पे ये जो वर्ड्स है, वर्ड अच्छा नहीं समझा जाता, वो कहता है इसे यूज़ ना करो तो बेहतर। क्या करेंगे, अब ये तो होशियार हैं, ये लिख देंगे @ फिर क्या लिखेंगे, जी मेल, डॉट नहीं लगाएंगे, उर्दू में इंग्लिश ऐसे डॉट लिख देंगे, xyz@gmail.com। वही जो बात ऐसे लिखनी थी, उससे लिख दिया इस तरह से, ताकि फाइवर एक्शन ना ले। बट अगेन ये चीज़ें अच्छी अप्रोच नहीं है। अब कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि बेवकूफ़ होते हैं, जो नए नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि फाइवर पे ये है या नहीं। वो अपना नंबर या वो क्या करते हैं, अपना ईमेल भेज देते हैं वो लोग, आपके मांगे बगैर। आपने उन्हें क्लियरली ये बात कहनी है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं इससे बाहर कम्युनिकेशन करूँ। मैं यहीं पे आपका काम करूँगा, जैसा करवाना है, जो भी करवाना है, हम विद इन दिस प्लेटफॉर्म जो है वो काम करेंगे। सिंपल। और उसके मैसेज का नेगेटिवली रिस्पॉन्स करना, अगर उसके मैसेज का भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया कि हाँ ठीक है करते हैं, फिर भी फाइवर आपको पकड़ लेगा।
फाइवर क्लाइंट पे तो रहम कर सकता है, बट सेलर पे रहम नहीं करता, फ्रीलांसर पे कोई रहम नहीं करता। ठीक है, आपने उसे क्लियरली मेंशन कर देना है कि मैं बाहर जो है कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अक्सर लोग होते हैं जो ऐसे कहेंगे सिनेरियो आ जाएगा आपके पास, तो आपने उसे मना कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या बातें होगी। अकाउंट बैन के कॉन्टैक्ट के हवाले से मैंने आपको डिटेल बताई कि नंबर ना शेयर करना है ना मांगना है, अगर कोई दे तो कैसा रिस्पॉन्स करना। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ है पेमेंट डिटेल। अब ये कम्युनिकेशन के हवाले से नहीं है, बट आपके दोस्त ने या आपके भाई ने जो पेमेंट मेथड यूज़ किया हुआ है, जैसे अब मैं कहता हूँ कि मेरे पूरे घर में एक बैंक अकाउंट है, सब हम फ्रीलांसर हैं, सब उसी बैंक अकाउंट में अपनी अपनी पेमेंट्स मंगवा लेते हैं। फाइवर पे ऐसा नहीं करना, आपके पास जितने अकाउंट्स होंगे उनके पेमेंट मेथड उतने आपने लगाने हैं। पेमेंट मेथड कौन सा होता है हमारे पास? होता है पे ऑन एयर। अलग अलग पे ऑन एयर होने चाहिए। अगर आप सेम लगाओगे इस पे तो फौरी बैन हो जाएगा, और मेरा जो पहला अकाउंट बैन हुआ था तो वो इसी सिनेरियो पे हुआ था। पेमेंट दो जगह लगाई है और अकाउंट फौरन फौरी तौर पे, क्योंकि इसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं होती। आपका जो अकाउंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन और जो किसी और ने लगाया हुआ है वो उनके डेटाबेस में सेव होती है। जैसे ही नई एंट्री आई ऑटोमेटिकली वो चीज़ मैच हुई कि अच्छा ये एंट्री सेम है, दो दफ़ा एक बंदे ने लगाई है, वो समझते हैं इसी एक बंदे के दोनों अकाउंट हैं, वो जाते हैं अकाउंट बंद कर देते हैं, और यूजली बाद वाला अकाउंट बंद करते हैं जिसने बाद में लिंक किया। पहले वाला भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, बट यूजली जिसने बाद में कनेक्ट किया ना उसका अकाउंट जो है बंद हो जाता है। ये डिपेंड करेगा फाइवर। इलीगल वर्ड्स जो है वो यूज नहीं करने, किसी को अब्यूज नहीं करना। क्या नहीं करना? किसी को अब्यूज नहीं करना। किसी कोई आपसे अगर रूडली बात कर भी रहा है तो हमने उससे रूडली बात नहीं करनी। यकीन करें, मैं आपको इस पे भी एक लाइव सिनेरियो बताता हूँ। मुझे आज तक याद है कि मैं एक दफ़ा क्लाइंट से मेरी बहस हो गई थी अच्छी खासी। उधर से वो बात कर रहा है, मैं कर रहा हूँ इधर से। रीज़न क्या थी कि उसने एक वेबसाइट थी, उसका बताया नहीं कि किस में बनानी है, भाई वर्डप्रेस के अंदर ये कस्टम या किस तरह से। ठीक है, उसने मुझे सही तरह गाइड नहीं किया, मैंने वो क्रिएट कर दी। जब मैंने उसे डिलीवर किया वो ऑनलाइन आके कहता है मैं मुझे तो इसमें नहीं चाहिए, मुझे तो उस प्लेटफॉर्म में चाहिए थी। यानी कि मैंने कोडेड की, उसने कहा मुझे वर्डप्रेस में चाहिए। अब मैंने उससे कहा कि मैंने तो सारा काम कर दिया, मैं तो वर्डप्रेस में नहीं बना रहा। वो कहता है मैंने तो मुझे तो चाहिए वर्डप्रेस में। मैंने उससे कहा कि आपने सही बताया नहीं था। इस बात में मेरी उससे अच्छी खासी बहस होने लगी। उधर से वो कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ, और एट दी एंड हमारा वो ऑर्डर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बट ये रियलाइज़ हुआ कि हमें कभी भी क्लाइंट अगर गलत भी है या कुछ भी है उससे बहस करनी ही नहीं चाहिए। गुस्सा भी हमें बहुत जगह पे आएगा, दिल भी करेगा कि हम इसे कुछ ना कुछ बोल दें, बट हमने किससे काम लेना, सब्र से। और कभी भी कोई वर्ड ऐसा नहीं लिखना। अगर आप कोई ऐसा वर्ड लिख देते हो ना, जैसे कोई भी स्लैंग वर्ड है, जो कोई भी हार्श वर्ड है, जैसे ही वो लिखते हो ना, फाइवर आपको आपके उस मैसेज का ना नोटिस ले लेता है। ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट चली जाती है कि अच्छा इसने कोई वर्ड यूज़ किया। फिर उसकी टीम रिव्यू करती है फाइवर की और देखती है ऊपर के मैसेजेस और नीचे के मैसेजेस, पढ़ के अंदाज़ा लगाती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अगर तो आपका कॉन्टेक्स्ट अच्छा होता है, यानी कि आपने वैसे ही गलती से वर्ड यूज़ कर दिया, तो छोड़ देती है। बट अगर आपने वाकई गुस्से में या लड़ाई या बहस के ज़ुमरे में बात आ गई है, तो वो क्या करेगा, आपका अकाउंट बैन कर देगा या वार्निंग दे देता है। ये वार्निंग आ जाती है कि 5 स्टार यूज़ करोगे तो वार्निंग आएगी, और 3 वार्निंग से ऊपर अकाउंट क्या हो जाता है, बैन हो जाता है। ठीक है, अब इन लफ्ज़ के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं। आप लोगों ने फाइवर के ऊपर
सब गालियां वगैरह जो भी वर्ड्स होते हैं उस तरह के वो सारे आ जाएंगे, एक तो यूज़ नहीं करने। उसके अलावा वर्ड पेमेंट भी यूज़ नहीं करना। पेमेंट के ऊपर अगर आप अपने लैपटॉप पे चला रहे हैं, जैसे ही आप पेमेंट लिखते हो ना, वो नीचे रेड पॉपअप दे देता है कि भाई फाइवर पे ये वर्ड अच्छा नहीं समझा जाता। क्या आप आउटसाइड पेमेंट लेने की बात तो नहीं कर रहे? आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप ये लफ्ज़ यूज़ ना करें। और वार्निंग देता है कि फाइवर अलाउ नहीं करता कि कोई बाहर जाके पेमेंट ले। अब आपने वैसे पेमेंट लेनी है, बेशक फाइवर पे लेनी है, बट आपने पेमेंट का लफ्ज़ लिखा ना, रेड वार्निंग आ जाएगी नीचे। जैसे ही लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि क्या लगा हुआ है, स्क्रिप्ट लगी हुई है कि जैसे ये लफ्ज़ आए ऑटोमेटिकली वार्निंग आ। पेमेंट की जगह बजट का लफ्ज़ यूज़ कर लें, स्पेंड का लफ्ज़ यूज़ कर लें, इस तरह के लफ्ज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वर्ड ईमेल ऐसे नहीं लिखना, फाइवर इसे अलाउ नहीं करता। ठीक है। मनी का वर्ड नहीं लिखना, फाइवर इसे अलाउ नहीं करता। ठीक है। अगर मुझे किसी जगह पे मनी को यूज़ करना पड़ भी गया तो मैं ज़ीरो की जगह ओ की जगह ज़ीरो डाल दूंगा, ईमेल में डैश डाल दूंगा, ताकि फाइवर उसे एक डिफरेंट वर्ड समझे। ठीक है। सर हम ऐसे कर सिंपली मेल लिख सकते हैं, मेल यानी ई को हटा के या जी को हटा के मेल लिख दें तो कोई नहीं। बिल्कुल मेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ईमेल पूरा लिखना है तो बीच में डैश डाल दें, काम चल जाएगा। ठीक है। एट द रेट यूज़ नहीं करना। उसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे ही आएंगे आपको वार्निंग आएगी कि अच्छा ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। फाइवर आपको मना करेगा कि ये अल्फाज यूज़ नहीं करें अपने पास, ये अच्छे नहीं समझे जा रहे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि जिसकी बिहाफ पे हमारा अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा। बाकी अगेन किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, किसी की पिक्चर कॉपी करेंगे, तो वो आपकी कल, अभी तो आपकी गिग पीछे है, उसे नज़र ही नहीं आ रही जिसकी कॉपी की हुई है। कल को आपकी गिग पहले पेज पे आ जाती है, जिसकी कॉपी की हुई है उसकी भी पहले पेज पे, आपकी भी। वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसकी चीज़ कॉपी करके करो। तो वो क्या करेगा, आप पे रिपोर्ट कर देगा। फाइवर उस रिपोर्ट का जवाब देगा 1-2 दिन के अंदर और आपकी गिग रिमूव कर देगा, या गिग उड़ाएगा या अकाउंट। ये फाइवर पे डिपेंड करेगा। यूजली गिग रिमूव कर देता है आपकी कि ये ठीक नहीं है। फिर उसके ऊपर आपने बेशक 1000 रिव्यूज़ इकट्ठे किए हुए थे या 100 किए हुए थे, वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि गिग नहीं रही तो रिव्यू कैसे रहेगा। हाँ, प्रोफाइल पे रिव्यू रहेंगे, बट गिग के ऊपर से गायब हो जाएंगे, क्योंकि गिग ही गायब हो गई। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट नहीं करनी कभी भी। ठीक है, और इनसे बचना है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ बातें हो गई। आप लोग पूछते थे कि सर कैसे अकाउंट 2 यूज़ करें, हमने अलग बनाना है, ये करना है। अलग बनाना है तो अलग लैपटॉप रखें, अलग डिवाइस रखें, अगर तो लॉन्ग टर्म में बच्चे रहना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और कहते हैं सर मैं कर लेता हूँ ऐसे, तो करने की कोशिश कर लें, बट इतना स्मार्ट कोई भी नहीं होता, इंसान कभी कभी भूल ही जाता है। और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे से तो कभी एक की जगह दूसरा इंटरनेट लग जाता है, दूसरी की जगह पहला लग जाता है, तो मैं इसीलिए लगाता ही नहीं हूँ। अब इंटरनेट कनेक्शन ये एक ही जगह पे चल रहे होते हैं, बट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं लेक्चर के लिए ये वाला इंटरनेट कनेक्ट कर ज़रूर लेता हूँ, सिर्फ किस वजह से कि मैं उस टाइम फाइवर भी नहीं चला रहा, ना कुछ चला रहा हूँ इस तरह से। और मैं अपने इस लैपटॉप पे ज़्यादा फाइबर जो है वो यूज़ करता भी नहीं हूँ, दूसरे लैपटॉप पे करता हूँ। तो बचना है, एहतियात करनी है अगर लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं। अदरवाइज जो है क्या कर लें, इससे बचें। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक अकाउंट मोर देन इनफ होता है। अगर आप 2 अकाउंट शुरू में ही बनाओगे, आपका फोकस जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, ना आप पहले अकाउंट को पीक पे लेके जा सकोगे ना दूसरे अकाउंट। अब कैसे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक अकाउंट है
और अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट की, ये अकाउंट में थोड़ा सा आगे लेके गया, साथ साथ मेरा दूसरा भी था, मैंने इस पर भी एफर्ट की, मैं थोड़ा सा आगे लेके गया। अब दोनों अकाउंट मेरे थोड़े थोड़े से आगे गए, बट अगर मैं इसको निगलेक्ट कर दूं और सारा जो है एक ही के ऊपर डाल दूं तो मेरा ये अकाउंट इधर की जगह इधर आ जाएगा, और जब ये इस जगह पे मौजूद है मतलब इसकी वर्थ ज़्यादा है इस अकेले अकाउंट की, फिर मैं इसे आगे लेके जाऊं तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जब ये आगे पहुंच जाए तब मैं एक नया अकाउंट लेके उसे चला सकता हूँ, बट आप क्या करोगे, थोड़ी सी इधर मेहनत, फिर थोड़ी सी इधर, फिर थोड़ी सी इधर, कभी भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब सिंपल सी मिसाल है, $200 इस पे कमाए हुए हैं, 200 इस पे कमाए हुए हैं, दोनों के मिला के आपको कोई लेवल 1 नहीं दे रहा, बट अगर $400 इस पे कमाए हुए हैं तो लेवल 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले एक पे फोकस करें अच्छे से, बाद में देखिएगा, वरना एक अकाउंट भी मोर देन इनफ होता है एक अच्छी इनकम जनरेट करना। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा मैं कुछ और बात करता हूँ गिग के हवाले से, फाइवर के एल्गोरिथम के हवाले से। सिर्फ 1 मिनट जो है, अच्छा जी, कुछ और मैंने प्रीवियसली कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाई थी जिससे मैं आपको समझा दूंगा कि आपने मॉनिटरिंग वगैरह कैसे करनी है, अपनी चीज़ों का हिसाब किताब कैसे रखना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये वो बार है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके गिग बन चुके हैं, आज आपके पास लास्ट डे है, वैसे भी रात तक आप लोगों ने गिग सबमिट करवाने हैं, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि पूरी क्लास के गिग बन चुके हैं अभी भी, क्योंकि गिग बना होगा तो ये ऊपर वाली मेन्यू आपके पास आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये बाकी ऑप्शंस का तो मैंने क्विक ओवरव्यू आपको दिया था कि डैशबोर्ड में सारा कुछ आ जाएगा, मैसेजेस के अंदर आपके इन नोटिफिकेशन और इनबॉक्स से मैसेजेस, ऑर्डर के अंदर सारे ऑर्डर। आज हमने ये जो गिग की टैब है ना, इसे ज़रा एक्सप्लेन करना है। एनालिटिक्स के अंदर आपकी परफॉर्मेंस, अर्निंग के अंदर आपकी क्या चीज़ आ जाएगी, जितने भी आपने अर्निंग की है, पेंडिंग क्लियरेंस है, ओवरऑल कम्युनिटी में कम्युनिटी डिस्कशन, मोर के अंदर बाय रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये प्रमोटेड गिग्स एक नया फीचर फाइवर ने कुछ टाइम पहले जो लॉन्च किया। यहाँ पे जैसे मैं गूगल पे पैसे दे के अपना गिग आगे लेके आता हूँ, मैं फाइवर को पैसे दे के अपना गिग आगे लेके आ सकता हूँ। कैसे, क्या मैंने गिग बना ली है, अब मैं फाइवर को पे करूँगा कि मेरे गिग को रैंक करवाओ। जैसे कोई वेबसाइट्स गूगल पे पैसे दे के टॉप पे आ जाती हैं, इसी तरह मैं फाइवर को पैसे दे के आगे आने की कोशिश करूँ। कैसे होगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। और दूसरा नुकसान भला क्या है इसका, नुकसान तो नहीं, सेलर के लिए तो फ़ायदा ही है, बट न्यू बंदे के लिए नुकसान है। कि चलो गूगल तो हमें बता देता है ना, मैं लिखता हूँ नेम चीफ। देखिए गूगल तो हमें बता देता है कि ये ऐड की वजह से ऊपर आ रहा है, फाइवर हमें बताता भी नहीं है कि ये ऐड लगा हुआ है कि नहीं। अब पॉसिबिलिटी है इसने ऐड चला के टॉप पे आया हो, ये ऐड चला के टॉप पे आया, प्रमोट की हो इसने अपनी गिग। बट अगेन फाइवर किसी को भी प्रमोटेड गिग ऐसे ही नहीं दे देता, उसकी भी कुछ शराइत रखी हुई है। शराइत तो उसने रखी हुई है, बट ये नोटिस किया हम लोगों ने कि उन शराइत से पहले भी वो दे देता है, बल्कि अपडेट कर दी थी शराइत। शुरू में था कि आपका लेवल 2 अकाउंट होना चाहिए,
तो ये फिर ऑप्शन आपको मिल जाता था, लेवल 2 अकाउंट कंपलसरी होना चाहिए। फिर वो लेवल 1 पे भी देने लग गया। रिव्यूज वो कहता था 30 होने चाहिए आई गेस। आपकी गिग पे पहले से रिव्यूज कितने होने चाहिए, 30, तब ये ऑप्शन आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप नई गिग बनाओ और उसे प्रमोट करने लग जाओ, ऐसे तो हर नया बंदा नई गिग प्रमोट करने लग जाए। वो चूज करता था कि ये गिग प्रमोट की जा सकती है, ये की जा सकती है, ये की जा सकती है। क्राइटेरिया पे जो फॉलो पूरा उतरती थी, सिर्फ हम वही चूज कर सकते थे। इससे क्या होगा कि हम पे करेंगे फाइवर को, फाइवर मंथली हमारे से चार्ज करेगा। हम बिड रखेंगे, अगर एक बंदा मेरी कैटेगरी के अंदर एक क्लिक के $1 दे रहा है, मैं कहूंगा कि मैं एक क्लिक के $2 दूंगा, तो मेरी गिग उससे भी ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्रमोशन की बिड जो है बढ़ा दी है। ठीक है, तो खैर ये फीचर अभी आप लोगों के पास आएगा नहीं, बट चलें आपको आइडिया मिल गया कि हम ये फीचर वर्क कैसे करते हैं। फ्यूचर में जब आपके पास आएगा तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी आपके पास ये नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन मौजूद होंगे। मैं बात कर लेता हूँ गिग की। जैसे ही आप गिग पे क्लिक करोगे ना, आपके जितने भी गिग्स वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पे ऐसे शो हो जाएंगे। एक्टिव होगा, पेंडिंग, मॉडिफिकेशन रिक्वेस्टेड, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, ड्राफ्ट, डिनाइड, पॉज। जितने भी गिग आपके पब्लिश हैं, 5 हैं, 10 हैं, 4 हैं, 1 है, 2 है, वो सारे लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, 1 2, अगर आपने गिग पब्लिश किया तो आपके पास आ जाएगा। याद रहे, मैं इस गिग वाले टैब के अंदर गिग पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस पे मैं एक नई विंडो पे आ जाऊंगा जो कि ऐसी। एक्टिव गिग वो होंगे जो मेरे पब्लिश्ड हैं, बिल्कुल ठीक तरह से रनिंग है और चल रहे हैं। पेंडिंग अप्रूवल में वो हैं कि जो मैंने गिग डाला बट फाइवर ने अप्रूव नहीं किया, पेंडिंग में डाल दिया। रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन में वो आएंगे कि फाइवर ने अगर पेंडिंग से चेक किया, उसने कहा ये चीज़ ठीक नहीं है, इसे ठीक करो, तो वो किस में आ जाएगा, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन। अगर आप कोई इलीगल चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो गिग भी रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन में आ जाता है कि फाइवर कहता है इसे ठीक करके दोबारा लगाओ। अगर रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन में आ जाए तो वो अच्छी बात है, अदरवाइज गिग रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर चेंजेस फाइवर कहता है कि करें। ड्राफ्ट में वो गिग आएगा जो आपने बना तो लिया बट पब्लिश नहीं किया। डिनाइड में वो गिग आएगा जो फाइवर ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं डाल सकते। और पॉज में वो गिग आए हैं जो आपके एक्टिव तो थे बट आपने खुद अपनी कॉन्सेंट से उन्हें पॉज कर दिया। एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर से चेक करने से मुराद है कि आप डायरेक्ट ऑर्डर्स वगैरह भी रिसीव कर रहे हो, कोई आपको इनबॉक्स में डायरेक्ट एक चीज़ जो है भेज सकता है। अब आपके पास जो भी इस तरह से जो गिग्स होंगे, अब मेरे पास 4 गिग्स हैं तो ये ओपन, जितने होंगे वो आप ऐसे आपके पास रनिंग होंगे, सिंपल। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं इम्प्रेशंस। ये पता होना ज़रूरी है, इम्प्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है और कैंसिलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, इम्प्रेशन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे इसके ऊपर मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये अजीम सलीम वाली गिग जो है ना, ये मेरी है। अज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारी गिग है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। जब भी कोई पर्सन एक उस कीवर्ड को सर्च करता है और उस पेज पे आ जाता है, जैसे ये पेज पे आ गया, इस पे वो सारे गिग्स को ऐसे देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। इन सब गिग्स को एक एक इम्प्रेशन चला जाता है, सारी गिग्स को ना एक एक इम्प्रेशन चला जाता है, फिर एक नया क्लाइंट आता है, फिर एक एक इम्प्रेशन चला जाता है, वो चीज़ इंक्रीज होती रहती है। जी 1 मिनट रुकिएगा।
अच्छा जी, अच्छा अब देखें हमारे पास क्या होता है जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, तो क्लाइंट आके जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड सर्च किया तो वो इम्प्रेशन जो है आज, अब ऑब्वियस ही बात है जितने ज़्यादा क्लाइंट उस पेज पे आएंगे उतने ज़्यादा आपको इम्प्रेशन आएंगे। अगर आपकी गिग जितनी पीछे है तो इम्प्रेशन उतने कम है। आप यहाँ से देख के अपने गिग की पोजीशन मॉनिटर कर सकते हो कि वो कहाँ पे है, वो आगे है या पीछे है। ठीक है, अब एक क्लाइंट आता है, अब ये पहले पहले पेज है तो यहाँ पे ज़्यादा क्लाइंट्स ही आएंगे, इसके इम्प्रेशन ज़्यादा आएंगे। जबकि ये जो 10th पेज पे कोई पड़ा हुआ है, ये 7th पे है, ये 6th पे है, इनको इम्प्रेशन कंपेरेटिवली कम आएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है इम्प्रेशन। अब ये इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन देने के बाद अगर कोई क्लाइंट मेरे गिग के ऊपर क्लिक कर देता है और मेरा गिग ऐसे ओपन हो जाता है, तो मेरे पास एक इम्प्रेशन आ जाएगा और एक क्लिक आ जाएगा। इसी तरह से इम्प्रेशन हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्लिक्स हमेशा थोड़े होते हैं। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ये लास्ट 30 डेज के बिहाफ पे है। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के इसे लास्ट 7 डेज, लास्ट 10 डेज, लास्ट 15 डेज या 6 मंथ वगैरह भी कर सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट है वो 30 डेज जो है उस सिलेक्ट। ठीक है, यानी कि 30 दिन के अंदर 5.6 के यानी कि 5,600 लोग जो हैं, ठीक है, वो क्या है मेरी गिग के ऊपर यानी कि इम्प्रेशन दिया, उस पेज पे आए हैं जहाँ पे मेरी गिग मौजूद थी। उसमें से 139 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। उन 139 लोगों में से 39 लोगों ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। और ये है कैंसलेशन, कि मेरे पास कितने ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हुए हैं 30 डेज के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर 30 डेज में मुझे 10 ऑर्डर आए हैं, 10 ऑर्डर आए हैं और मेरे 2 कैंसिल हो गए हैं, 8 मेरे कंप्लीट हो गए, तो मेरा कैंसिलेशन रेट क्या होगा, 2%। ठीक है, यानी कि 20% होगा, क्योंकि हम 10 की बात करें। अगर 100 ऑर्डर आए हैं मुझे 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, कितने ऑर्डर हैं 100, उसमें से मेरे पास ऐसे हो जाते हैं कि 10 कैंसिल हो जाते हैं, 90 मुकम्मल हो जाते हैं, तो मेरा कैंसिलेशन कितना बनेगा, 10%। ठीक है, वो उस स्पैन के अंदर होगा जो दिन आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि 30 डेज हैं तो 30 डेज के स्पैन के अंदर अंदर ये बात है। इसी तरह एक और गिग है, उसके ऊपर इंप्रेशन है 19 के, यानी कि 19,000। अब इसका कीवर्ड मुख्तलिफ हो सकता है, इसका कीवर्ड भी मुख्तलिफ हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पेज का फ़र्क भी हो सकता है कि कोई आगे है कोई पीछे है। 30 दिन के अंदर 19,000 क्लाइंट्स आए हैं। 19,000 क्लाइंट्स में से 600 क्लाइंट्स ने मेरे गिग के ऊपर क्लिक किया और 600 क्लाइंट्स में से 114 क्लाइंट्स ने मुझे ऑर्डर भी प्लेस किया लास्ट 30 डेज के अंदर अंदर, और कैंसिलेशन रेट क्या है, 2%। ये क्लिक के बाद जो ये ऑर्डर पे जा रही है ना, इसको कहते हैं कन्वर्जन। कि कोई बंदा मेरी गिग पे आया, उसने क्लिक किया और वो कन्वर्ट हो गया और मेरा क्लाइंट बन गया, मेरा कस्टमर बन गया, इसे कहते हैं कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट भी मैटर करता है। अगर आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा लो है तो फाइवर आपको आगे नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि बंदे आ रहे हैं बट कन्वर्ट नहीं हो रहे, मतलब कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि इसे थोड़ा पीछे कर देते हैं। कन्वर्जन रेट इस तरह भी डिफाइन किया जाता है। दूसरा तरीका क्या है, मैसेजेस का। आपको 10 लोगों ने मैसेज किया, आपको ऑर्डर किसी ने भी नहीं दिया, तो वो कहेगा कि इस बंदे को तो कम्युनिकेशन ही नहीं करनी आती। 10 लोग आए हैं बट ऑर्डर कोई भी नहीं दे के गया। इसके गिग की पोजीशन थोड़ी और पीछे करते हैं, वो आपके गिग उठाएगा और थोड़ी और पीछे फेंकेगा। इसके साथ साथ एक टर्म होती है बाउंस रेट। लोग क्लिक तो करते हैं बट जैसे ही आपके इधर आते हैं ना, वो क्रॉस कर देते हैं।
जैसे ही गिग ओपन किया, अभी ओपन होने ही वाला था, मैं कहता हूँ नहीं यार, यानी कि 1-2 सेकंड के अंदर मेरा गिग बंद कर देते हैं। ये होता है बाउंस रेट। ये वेबसाइट्स पे भी होता है कि आपकी वेबसाइट कोई ओपन करके कितनी देर रुकता है, और यहाँ पे भी अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट ज़्यादा है तो आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी कंसिडर नहीं होगी। बट अगर आपकी वेबसाइट में लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो अच्छी है। इसी तरह फाइवर ने किसी जगह पे भी बाउंस रेट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया होता, बट वो इस मैट्रिक्स के ऊपर चीज़ों को जज ज़रूर करता है। वो क्या कहता है कि आप आए हो, कोई क्लाइंट आया और वो चला जा रहा है, मतलब कि आपने या तो इमेज अच्छी नहीं है, या आपने एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं दी हुई कि वो रुक ही नहीं रहा, वो तो चला जाता है वापस। आपके गिग का बाउंस रेट इंक्रीज होगा, आपको नहीं पता होगा इंक्रीज हो रहा है, बट होगा इंक्रीज, और हमारे पास क्या हो जाता है, हमारी गिग पीछे पीछे जाने लगती है। ठीक है, इस तरह से भी है कि क्लिक आता है और फौरन वो खत्म हो जाता है। क्लिक आ रहा है बट ऑर्डर नहीं आ रहा, कन्वर्जन भी नहीं हो रही। ये क्या होगा, ये हमारे पास, अब याद रहे कि ये 114 अगर ऑर्डर्स हैं, कि 114 ऑर्डर आए हैं 30 दिन के अंदर अंदर, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे गिग के थ्रू नहीं आए होंगे। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन करके आ गया, कोई डायरेक्ट आ गया, इस तरह से वो सारे ऑर्डर यहीं पे कैलकुलेट होके नज़र आने लग जाते हैं। जो क्लिक, अब अभी तंजील ने क्वेश्चन पूछा होता कि सर ये कैसे बढ़ाएं। बढ़ाने का ट्रिक तो कोई भी नहीं है, यही है कि आप अगर आगे आते हो तो ज़्यादा आएंगे, पीछे आते हो तो कम आएंगे। उसके लिए आपको ये फैक्टर्स कवर अप करने हैं, कन्वर्जन रेट, बाउंस रेट थोड़ा, कन्वर्जन रेट ज़्यादा, गिग को ऑप्टिमाइज होना चाहिए, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, सारा कुछ, कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए। वही बात देखें, आप कम्युनिकेशन करते हो, 10 लोग आए, 10 में से कम्युनिकेशन करके 8 लोग आपको ऑर्डर दे के गए हैं, आपका तो कन्वर्जन रेट बहुत हाई होगा। वो आपकी गिग को आगे आगे लाने लग जाएगा कि भाई 10 लोग आए, 10 में से 8 ऑर्डर दे के चले गए, मतलब कि ये बंदा जो है वो अच्छा है। ठीक है, आपकी गिग को वो क्या करेगा, आगे पुश करेगा। बट ऑन द अदर हैंड 10 लोग आए और एक बंदा ऑर्डर दे के गया, तो फिर वो कहेगा कि रेशो तो बड़ी थोड़ी है। जो कम्युनिकेशन वाला कन्वर्जन रेट होता है वो तो ज़्यादा मैटर करता है कि भाई मैसेज भी आया है बंदे को, बात भी हुई है, फिर भी ऑर्डर नहीं मिला, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, इसी तरह इम्प्रेशन आ जाते हैं, और ये वही बातें सर। इस पे 9.5 के इम्प्रेशन यानी कि 9,500 आए, 177 क्लिक्स आए, 22 ऑर्डर आए, 0 कैंसिल, यानी कि जितने ऑर्डर आए 100% कम्प्लीट हो गए। इस पे 11,000 आए, 144 क्लिक्स आए, 8 ऑर्डर आए, और 0। 30 दिन के अंदर अंदर एक आपको पता लग जाता है। आप ये फ़िल्टर चेंज करोगे तो यहाँ पे जो है स्टैट भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आपने अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ ओपन करनी है तो आप क्या करोगे, उस गिग के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे। अगर आपने गिग की कंप्लीट रिपोर्ट लेनी है तो यहाँ पे टाइटल होगा गिग का, आप उस पर क्लिक करोगे, वो टाइटल ओपन हो जाएगा। जैसे अब सपोज ये जो सेकंड वाला गिग है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक पेज ओपन हो गया, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके ऊपर हमारी सारी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये देखें, वही वाला 19,646,444। अब इस पर क्लिक किया तो इस अकेले गिग की सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। यहाँ पे गिग स्टेटस आ रहा है कि ये एक्टिव है या नहीं। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ओवर बुक्ड, आपके पास ये लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं आएगा। ओवर बुक्ड से क्या मुराद होता है कि आप अपने अकाउंट पे, अपने गिग पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मेरा गिग है, मैं कहता हूँ कि 5 बंदों से ज़्यादा एक टाइम पे मुझे कोई हायर ना कर सके। ठीक है, आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते तो 5, जैसे ही आपके इन क्यू ऑर्डर 5 जाएंगे, आपकी गिग सर्च इंजन से गायब हो जाएगी। सर्च इंजन कौन सा, यहाँ से आपकी गिग, अब ये मेरी गिग थी, मैंने लगा दिए 5 ऑर्डर, अभी 4 है, मेरी गिग नज़र आ रही है। जैसे ही 5वां ऑर्डर आता है ना, यहाँ पे मेरी गिग यहाँ से गायब हो जाएगी।
जैसे ही फिर ऑर्डर 4 होंगे फिर वापस आ जाएगी, फिर 5 हो गए गायब हो जाएगी। ये काम हमने शुरू में नहीं करवाना होता। मैंने यहाँ पे सेटल करवाया हुआ था, क्योंकि ये पुराना स्क्रीनशॉट है, कि 20 के 20 ऑर्डर हों तो ये गायब हो जानी चाहिए। बट कितने ऑर्डर थे? 21 इन क्यू में। अब 21 इन क्यू में होने से क्या मुराद है कि 21 ऑर्डर आए हुए। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो 20 पे लगाए हुए, ये देखिए 20 पे और 21 ऑर्डर आए हुए हैं। जो आपके पास डायरेक्ट लोग आते हैं ना, वो ऑर्डर कर सकते हैं। सर्च इंजन से आपको ढूंढ के कोई नहीं आ सकता, बट जो आपका पुराना कस्टमर है जिसके पास आपका लिंक मौजूद है, वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे, आपकी गिग पे आके ऑर्डर प्लेस करवा सकता है। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं कि लिमिट ऑर्डर्स इन क्यू, मैंने ऑन किया, मैंने कहा 20 से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो गायब हो जाए। बट नीचे लिखा हुआ है कीप डायरेक्ट लिंक एक्टिव। भाई डायरेक्ट लिंक से अगर कोई आता है तो वो ओके हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे रिव्यूज़ हैं कि आपके उस अकाउंट के ऊपर कितने रिव्यूज़ मौजूद हैं, यानी कि क्या रेटिंग है, किस तरह से कम्युनिकेशन में कितने नंबर है, सर्विस में। ये 3 रेटिंग्स होती हैं जो आपका क्लाइंट आपको दे सकता है। इन तीनों की एवरेज निकल के आपकी टोटल रेटिंग में आ जाती है। हर क्लाइंट आपको 3 रेटिंग देता है कि कम्युनिकेशन कैसी थी, सर्विस जैसी बताई हुई थी क्या वैसे ही थी, या आप इससे बाय अगेन करोगे या रिकमेंड करते हो। तो फिर जी 1%।
जी क्लास सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक छोटा सा इशू है, मैं वो रिजॉल्व कर लूँ फिर मैं आता हूँ, सिर्फ 1 मिनट वेट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है। जी सर। अच्छा जी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन नज़र आने लगी है? जी सर। अच्छा जी, हम किस हवाले से बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि क्या बात हो रही थी हमारी लास्ट टाइम? अच्छा ये रिव्यूज़ के हवाले से थी कि हमारी जो बात होगी उसके अकॉर्डिंगली रेट करेगा। अगर आपने काम बहुत अच्छा किया है, आपको वो दोबारा भी यूज़ करना चाहता है, बट आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो वो आपको कम्युनिकेशन में 1 स्टार देगा, बाकी सब में आपको 5 दे देगा। कम्युनिकेशन अच्छी की है, सर्विस अच्छी नहीं है, तो वो 1 दे देगा। कम्युनिकेशन में 5, इसमें 1, इसमें 1। हमने तीनों चीज़ों को मेक श्योर करना है कि हमारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी होता है कि आप सर्विस बहुत अच्छी करते हो बट कम्युनिकेशन अच्छी नहीं करते, वो आपको 1 स्टार दे के चला जाएगा कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद वाटर मार्क है, आप अपने जो पोर्टफोलियो होता है उसके ऊपर वाटर मार्क वगैरह ऐड करवा सकते हो इस फीचर की मदद से। उसके बाद है गिग परफॉर्मेंस। यहाँ से मैं अपने गिग की परफॉर्मेंस मॉनिटर करता हूँ कि अच्छा अक्टूबर से ये ऐसे मेरी गिग कैसे जा रही थी, ठीक है। अब क्या था, जो भी महीना होगा जिस तरह से वो गिग आपके पास इस तरह से टाइम आ रहा होगा और आपके गिग की परफॉर्मेंस होगी कि वो कैसे गई, कहाँ पे गई, कहाँ पे आई, और इस तरह से। ये मेरे पास है इम्प्रेशन। ये भी क्या है, इम्प्रेशन इन द लास्ट 30 डेज। और यहाँ पे मैं अगर किसी पॉइंट के ऊपर आता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट उस डेट के इम्प्रेशन पता लग जाते हैं। मैं इसे यहाँ पे इम्प्रेशन के हवाले से, ऑर्डर्स के हवाले से, कन्वर्जन के हवाले से सेटल कर सकता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरी गिग कैसा परफॉर्म कर रही है।
अब देखें इस पॉइंट के ऊपर 31/10/2020, ठीक है, 31/10/2020 इस गिग के ऊपर 855 इंप्रेशन आए। 855 इंप्रेशन से क्या मुराद है कि उस एक दिन के अंदर 855 लोग आए, 855 क्लाइंट्स आए जिन्होंने विजिट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल्टर चेंज करके ऑर्डर लगा देता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि 31 तारीख को ऑर्डर कितने आए। फिर मैं कन्वर्जन लगा देता हूँ तो 31 तारीख को कन्वर्जन कितनी हुई, वो सारा मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाने से पता लग जाएगा। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर तो मेरे गिग इंप्रेशन पहले टॉप पे थे फिर नीचे आने लग गए फिर नीचे हैं, मतलब कि गिग मेरी पहले रैंक कर रही थी फिर अब डी रैंक हो गई। इस तरह से आपका ये जो है इस तरह से रहेगी। यहाँ पे इंप्रेशन ज़्यादा थे, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे डाउन। ये जो डॉट ऐसे फिल्ड हुआ होता है इससे मुराद होता है कि यहाँ पे आपने अपने गिग के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। मेरा गिग यहाँ से इधर नीचे आया यानी कि वो कम इंप्रेशन पे आया, फिर 500 से भी नीचे चला गया, फिर इधर, फिर 16 के बाद फिर ऊपर और फिर ऐसे ऊपर ऊपर या नीचे, जिस तरह से भी जो भी उसकी रूटीन होगी उस तरह से। हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ मोनिटर कर सकते हैं कि हमारी गिग कहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रही है, यहाँ से देख के कि अच्छा वो यहाँ जा रही है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है गिग का पोजीशन, यहाँ से आपने अपनी गिग्स की परफॉर्मेंस जो है वो मोनिटर करनी, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्स रेट और रिस्पॉन्स टाइम वगैरह। रिस्पॉन्स रेट ये आपकी प्रोफाइल होती है, जैसे कि आपके पास नज़र आ रही होती है डैशबोर्ड के अंदर ही कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि रिस्पॉन्स रेट, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन, अर्न इन नवंबर, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह, जो भी आपका यहाँ पे सारा सिनेरियो होगा वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स रेट क्या है कि आप कितने लोगों को टाइम पे रिस्पॉन्स करते हो। रिस्पॉन्स रेट कैसे मेजर होता है, ये जितने भी हैं रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स टाइम, ये सारे ये 60 डेज के स्पैन के अंदर अंदर आपका रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। अब रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको 100 मैसेज आए हैं, अगर आप 100 के 100 मैसेज का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स कर देते हो तो आपका रिस्पॉन्स रेट क्या होगा, 100% मुकम्मल। बस आप ये बात याद रखें कि ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 60 दिन के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 60 दिन के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर 100 मैसेज आए लोगों के, क्लाइंट्स के, उन 100 के 100 का रिप्लाई आपने किया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो आपका रिस्पॉन्स रेट 100% होगा। बट अगर आपको 100 मैसेज आए, 98 मैसेजेस का रिप्लाई आपने विद इन 24 आवर्स कर दिया, 2 मैसेजेस ऐसे 24 घंटे से भी लेट हो गए, तो आपका रिस्पॉन्स रेट क्या होगा, 98%। 98%। इसी तरह अगर 10 मैसेज आए, 9 को रिप्लाई कर दिया, 1 को रिप्लाई नहीं किया, तो फिर कितना होगा, फिर आपका होगा 90%। 90%। एग्जैक्टली, जो भी आपकी परसेंटेज है वो आपने उस तरह से कैलकुलेशन जो है कर लेंगे। डिलीवर्ड ऑन टाइम ये भी सेम है कि आपको 60 दिन के अंदर अंदर 100 ऑर्डर आते हैं, 98 तो आपने टाइम पे डिलीवर कर दिए, 2 आपके लेट हो गए, यानी कि आपको टाइम था आज का, आपने लेट कर दिया, कल डिलीवर किया, फिर क्या होगा, आपकी डिलीवर्ड ऑन टाइम रेट वहां से कम होता है, ठीक है। अगर 10 ऑर्डर आते हैं, 9 टाइम पे डिलीवर हुए, 1 लेट हो गया, तो कितना होगा, 90। ये जो वैल्यूज होती हैं ये 90 से नीचे नहीं जाने देनी। अगर आपका कोई लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल टॉप रेटेड, और ये वैल्यूज 90 से नीचे चली जाती हैं तो आपका लेवल ड्रॉप हो जाएगा, आपका लेवल नहीं मिलेगा। बट अगेन ये 60 दिन के अंदर है, 60 दिन आपका लेवल चला जाएगा, 60 दिन के बाद जब दोबारा ये वैल्यू रिफ्रेश हो जाएंगी, ये ठीक होगी। और ऐसे होता है कि 60 दिन है ना, तो पीछे से एक एक दिन कम होता जाता है, अगले 60 दिन, फिर अगले, फिर पीछे से एक दिन कम, आगे आगे आगे, यानी कि आपके पास 60 दिन का स्पैन होता है जिसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस
मॉनिटर की जाती है। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन के 100 ऑर्डर आए, उसमें से 97 कंप्लीट कर दिए और 3 आपके कैंसिल हो गए, तो वो कितने हो गए? ये याद रहे, ये ओवरऑल प्रोफाइल का है, गिग मैटर नहीं कर रही। ये जो था ये गिग्स का था, कैंसलेशन और ये सारा कुछ, ये है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल का। ठीक है, ओवरऑल प्रोफाइल। यहाँ पे आपके आ जाते हैं महीना अर्न नवंबर, जितने भी जो महीना चल रहा होगा उस महीने के अंदर जितने पैसे आपने कमाए होंगे वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी, वो पैसे कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पे शो। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम। अब आप कहेंगे सर रिस्पॉन्स रेट क्या, रिस्पॉन्स टाइम क्या है? रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट चीज़ है, रिस्पॉन्स रेट डिफरेंट चीज़ है। रिस्पॉन्स टाइम ये है कि आपको अगर कोई रिप्लाई आता है तो आप उन्हें कितने घंटों में रिप्लाई करते हो। अगर आपको 2 मैसेजेस आए, ठीक है, एक को आपने घंटे में किया, एक को आपने 3 घंटे में किया, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा अगर एवरेज निकाली जाए? 1.5। एक को 1 घंटे में और एक को 3 घंटे में, कितना बनेगा? जी, एवरेज निकाली जाए तो 2 घंटे बनेंगे। 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 3 घंटे में, एक को 1 घंटे में, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 मैसेजेस थे ना, तो 4/2 2, तो मेरे पास 2 घंटे मेरा रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। अगर आप किसी को विद इन, जैसे मैसेज आया फ़ौरन रिप्लाई कर दिया, फिर आपके पास मिनट शो नहीं होते, यहाँ पे ऑर्स के अंदर ही शो होता है, और ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को नज़र आती है। ये 3 इन्फॉर्मेशन 1, 2, 3 और 4 ये क्लाइंट को नज़र नहीं आती, बट रिस्पॉन्स टाइम लोगों को नज़र आता है। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है इसका 1 आवर। भाई 1 घंटे के अंदर अंदर कर देता है, तो कोशिश करें 1 घंटा 2 घंटे के अंदर अंदर रखें। ठीक है, अगर आपका 10 घंटे है, 12 घंटे है, मतलब कि आप हर मैसेज का रिप्लाई वो 10 घंटे बाद काफ़ी लेट कर रहे हैं, तो जो अच्छा नहीं होता। अब ये चीज़ क्लाइंट को नज़र आ रही है। अब आपकी अगर प्रोफाइल पे क्लाइंट आता है, वो कहता है ये तो रिप्लाई 10 घंटे बाद करता है, मैं इसे मैसेज ही नहीं कर, बट इसे वो मैसेज कर देगा कि अच्छा इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है, 1 घंटा। ये हमारे पास क्या होती है इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट को नज़र आती है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को नहीं आती, बट अगर नीचे चली जाए तो आपका लेवल वगैरह चला जाता है। उसके बाद है लेट ऑर्डर डिलीवर नहीं करना होता। देखें, लेट ऑर्डर डिलीवर करने पे आपको नोटिफिकेशन भी आती है कि डिलीवरिंग अ गिग लेट कैन रिजल्ट 10% लोअर बायर एक्टिविटी। अगर आपका ऑर्डर लेट होता है, फाइवर आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आप अगर ऑर्डर लेट डिलीवर करोगे तो आपकी बायर एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि ऑर्डर्स को लेट डिलीवर करें ही नहीं, टाइम पे डिलीवर करें, टाइम से पहले बल्कि डिलीवर कर दें, बट लेट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। लेट होगी तो वो हमारी प्रोफाइल पे एक बैड इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं, हम समझते हैं कि फाइवर बेवकूफ़ है, बस ऐसे ही चल रहा है। हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी कन्वर्जन्स को, उसी के बिहाफ पे आपको रैंकिंग दे रहा है या आपकी पोजीशन सेटल कर रहा है। जैसे गूगल है, गूगल अपने सारे फैक्टर्स खोल के नहीं बता देता। अब बाउंस रेट वगैरह का कहीं जिक्र भी नहीं करता, कन्वर्जन रेट का जिक्र भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता कि मैसेजेस पे भी कन्वर्जन नोटिस होती है, बट होती है। अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो होती है। अगर आपके सारे ऑर्डर लेट हो रहे हैं, बेशक आप टाइम बढ़ा लेते हो, ठीक है, ऑर्डर लेट हुआ, आपने किसी को रिक्वेस्ट की कि टाइम बढ़ा दो, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी बैड इम्पैक्ट है कि आप बार बार वो कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन होता है कि आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक मिनट में उसकी ओरिजिनल टर्म देखता हूँ क्या होती है। अच्छा, एक बटन आता है ऑर्डर पेज के ऊपर राइट साइड पे, रेजोल्यूशन सेंटर, विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर। उस पर हम क्लिक करके डेट बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन बढ़ा सकते हैं, ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप वो बटन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना, हर ऑर्डर पे वो बटन यूज़ हो रहा है, वो सिर्फ एमरजेंसी के लिए है
कि अगर कभी केस पे हर ऑर्डर पे आपके वो यूज़ हो रहा है, वो कहेगा कि यार ये क्लाइंट क्या है, ये सेलर कैसा है, हर जगह पे ये बढ़ा लेता है, डिलीवरी बढ़ाता है, ये वो कभी टाइम पे नहीं कर रहा। ऑर्डर आ भी रहे थे फिर भी आपका बुरा इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा। और अगर आपको बड़ी अमाउंट के ऑर्डर आते हैं, अब 2 ऑर्डर हैं, ठीक है, मैं सपोज कहता हूँ ये लास्ट लाइन पे आ जाता है, इसे भी एक रिव्यू है, इसे भी एक रिव्यू है। इसका एक रिव्यू है वो है $50 का ऑर्डर है, इसका है $5 वाला, तो $50 की वर्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने 50 के अंदर से $10 जो है ना वो फाइवर को कमीशन दे दी। 50 के अंदर से 10 उसने फाइवर को दिया, 40 उसने खुद रखा है, ठीक है, बट उसने 5 के अंदर से 1 फाइवर को दिया और 4 खुद रखे हैं, तो फाइवर को ज़्यादा मुनाफा दिया उसने, तो फाइवर उसे भी थोड़ा देगा, ठीक है। बड़े ऑर्डर का भी एज होता है। तो वही मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स गिग बनाने से पहले हैं, कुछ बाद में हैं। अगर सारे कवर अप करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि कम्युनिकेशन अपनी इतनी बेटर कर लें कि आपकी कन्वर्जन अच्छी हों, आपकी गिग अच्छी होगी तो कन्वर्जन जो क्लिक आता है ना, मैं आपको एक बात बता रहा था, मैं बताते बताते शायद मेरे माइंड से स्किप हो गया, कि जो हमें क्लिक आता है ना वो हमारी तस्वीर पे डिपेंड कर रहा होता है ज़्यादा। शायद मैंने पहले भी ये बात कभी ना कभी की। अब रिव्यूज़ पे भी डिपेंड कर रहा होता है लेवल पे भी, बट हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। तस्वीर है तो तस्वीर क्यों ना अच्छी बना लें, ठीक है। क्लाइंट आता है, क्लाइंट अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने काम करवाना है तो इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं इस पे क्लिक करूँगा ना कि इस पे जिसकी हिस्ट्री में सिर्फ एक चीज़ है, ठीक है। बट अगर मेरी चीज़ें बेहतर है, मैंने कन्विंस किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई मेरे पास भी आ जाए। प्लस सर अगर बायर रिक्वेस्ट मैंने जी सर एक क्वेश्चन है कि एट द सेम टाइम अगर आपके पास 5 ऑर्डर आ गए हैं सर और सबका डिलीवरी टाइम 3 डेज़ है मेरे पास, लेट्स सपोज वो मेरा बेसिक पैकेज ले लेते हैं सर, मैं अब मेरे पास तो दिन तो 3 ही है, तो मैं वो 5 लोगों को कैसे 3 दिनों के अंदर डिलीवर करूँगा ऑर्डर एट द सेम टाइम? अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है कि एक ही दिन के अंदर 5 आ गया, उनको तो डिलीवर 3 दिन में ही करना है हर बंदे को। ये आप ऐसे करोगे कि काम जल्दी करके, अपनी नींद को थोड़ा सा कम करके, टाइम ज़्यादा लगा के, इस तरह से, क्योंकि और कोई सर हर बार नहीं। इस तरह भी होता है कि कोई ऑर्डर मुझे दे और मैं जब तक एक्सेप्ट ना करूं तब तक वो ऑर्डर मेरे उसमें ऐड ना हो मेरी कार्ट में। देखिए ऐसा नहीं होता, अब फर्क में ऐसा होता है कि आपको अगर बायर भेजता है ना ऑर्डर, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो स्टार्ट नहीं होता, बट वहाँ पे डेडलाइन के लिहाज से ना बड़ी रिलैक्सेशन है। यहाँ पे डेडलाइन पे रिलैक्सेशन नहीं है, डेडलाइन है तो बस वो है, 2 दिन है तो 2 दिन के अंदर ही कर करके दे, ठीक है। हाँ ये है कि आपने 4 लोगों का अगर ऑर्डर टाइम पे कर दिया, एक बंदे का आप थोड़ा सा उसका काम करके थोड़ा सा कहते हैं कि मैं एक्सटेंड कर दें या टाइम ले लें, तो आप ले सकते हैं। बट ये है कि रिकमेंडेड ये है कि अगर 5 आते हैं तो आपने क्या करना है, पहले क्लाइंट से टाइम नहीं मांगना, पहले खुद से टाइम मांगना है, सोने का टाइम कम करना है, दोस्तों का टाइम कम करना है, बाहर फजूल घूमने का टाइम कम करना है, और फिर आपने काम करना है, ठीक है। सर ऐसा भी तो मुमकिन है कि जो अच्छा सेलर है या जिसकी गिग अच्छी है उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, लेकिन वो इवन उसको ज़ाहिर है सर 24 आवर्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते, तो वो उसको कैसे सर फुलफिल करता है? एक बंदे के पास 10 अच्छा, ऑर्डर हैं, 15 ऑर्डर हैं एक ही वक्त में क्यू में, तो सर वो कैसे फुलफिल कर रहा होता है एट द सेम टाइम सबके ऑर्डर्स को? बिल्कुल ठीक है। अभी तो ये आपने ऑर्डर जो देखे हैं ना, ये आपने देखे बड़े थोड़े थोड़े से हैं। मैं अभी आपको लोगो डिज़ाइन वाले कीवर्ड पे ले जाऊं, 100+ ऑर्डर इन क्यू में भी हैं और डिलीवरी टाइम 1 से 2 दिन, ठीक है। ये तो अभी फिर हम 10 15 20 इस पे हैं घूम रहे हैं ना। अगर मैं आपको लोगो डिज़ाइन पे ले जाऊं ना, आप देखेंगे 100+ ऑर्डर्स भी मैंने खुद देखे हुए इन कैटेगरीज के। हम ओपन कर लेते हैं। अब ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये अकेले काम नहीं कर रहे, क्या है,
अकेले काम नहीं कर रहे, इनके साथ पूरी पूरी टीम्स हैं। अब ये 19 हैं फिलहाल यहाँ पे। ये देखें, मैंने तो 100 कहा था, 233 ऑर्डर इन क्यू, और कितना डिलीवरी टाइम 3 दिन, यानी कि इस बंदे ने 233 ऑर्डर 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवर कर दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 233 जो हैं वो बेसिक वाले ही होंगे, हो सकता है कि कोई स्टैंडर्ड वाले भी हों, ये भी हों, प्रीमियम भी हो सकते हैं। अब अगर इस पर्सन की अर्निंग का अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं फ़िलहाल यहाँ पे, तो 20,000 रुपये एक ऑर्डर का लेता है, और 233 मैं कहता हूँ बेसिक ही हैं, तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करके देख लें बात कहाँ पे चल जाती है। ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग पे तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, किसी के 16 हैं, किसी के इसके भी 16 हैं, इसके 85 ऑर्डर हैं। इन्हें हर सेकंड पे ऑर्डर आ रहा होता है, एक सेकंड में एक ऑर्डर, दूसरे सेकंड पे दूसरा ऑर्डर, तीसरे पे तीसरा, मिनट्स की बेसिस पे ऑर्डर आते हैं। ऐसे अब जो लोग हैं, अब देखें, आपका बड़ा क्वेश्चन वैलिड है और ऐसा आता भी है क्वेश्चन माइंड में कि 85 ऑर्डर है, तो 85 में से 40 लोग तो मैसेज भी कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन भी कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन करेंगे, ऑर्डर नहीं दे रहे, तो ये तो फिर बड़े ज़्यादा लोग हैं, कैसे मैनेज होंगे। इनका क्या कर रहा है, इनका एक बंदा 24 घंटे अकाउंट खोल के बैठा हुआ और वो कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट्स इट। 5 लोग हैं, वो लोगों पे लगे हुए हैं, वो जैसे ही ऑर्डर आता है वो रिक्वायरमेंट्स कॉपी करता है, वो शेयर करता है कि अच्छा ये काम करो। एक बंदा ये काम कर ही नहीं सकता, पूरी पूरी टीम्स काम करती हैं एक एक अकाउंट। ठीक है, अब 6 ऑर्डर 20 तक ऑर्डर, 25-30 तक ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं। अब वही उसका सोल्यूशन है ओवरबुक, ये वाला। ठीक है, कि 20 पे रिस्ट्रिक्शन है, मैंने लगा दी कि 20 से ऊपर ऑर्डर ना आए, कि 20 से ऊपर मैनेज नहीं हो रहे, 20 से ज़्यादा ऑर्डर हैं तो गायब हो जाएगी। बट उन लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, वो कह रहे हैं जितने मर्जी आते रहें। तो मैं इसका देख रहा हूँ 233 तो ऑर्डर हैं, बाकी रिक्वायरमेंट्स पूछना, मैनेज करना, बातें करना, कम्युनिकेशन करना, सारा। अब ये किधर की है, इंडिया की। ठीक है, अब अगर आपको एक ऐसी एग्जांपल पाकिस्तानी दिखाऊं, अच्छा जी, आगे मुझे पाकिस्तानी हैं बट मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, स्पेलिंग क्या है। पाकिस्तानी हैं बट मुझे ना नाम उनके स्पेलिंग सही तरह याद नहीं आ रही। आलियान करके हैं, आलियान चौधरी, शायद आपने नाम सुना हो पहले कहीं ना कहीं। उनका भी इसी तरह से आप उनका डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो भी टॉप रेटेड है, बट क्या है कि वो अकेले काम नहीं कर रहे। शुरू तो कोई बंदा अकेले ही करता है, जो टॉप रेटेड पहुंचा शुरू उसने अकेले किया होगा, बट काम का बर्डन बढ़ रहा है तो फिर अकेले तो काम मैनेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे वो 233 वाले उसकी डिलीवरी 3 दिन की है, 3 दिन के अंदर। और आपको पता है लोगों के अंदर लोग ज़्यादा रिवीजन लेते हैं। रिवीजन से मुराद होता है कि वो कहते हैं अच्छा इसमें कलर बदलो, इसकी शेप बदलो, लोगों को पसंद नहीं आते। ठीक है, वो कहते हैं सिर्फ ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो 233 लोगों को मैनेज करना आसान नहीं है, बट एक बंदे का काम ही यही है। और हो सकता है 2 लोगों शिफ्ट पे बैठे हों, एक सुबह एक रात। ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनका अकाउंट 5 घंटे बंद रहता है या 7 घंटे ओपन नहीं करते ये लोग, तो इनके पास तो लाइन लगी हुई है, ऑर्डर आते रहेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर तो आता रहता है, अकाउंट बंद भी है, आता रहता है।
कम्युनिकेशन वाले मैसेजेस वाले लोगों की लाइन लगी रहेगी। फिर एक बंदा इन्होंने कम्युनिकेशन पे बिठाया होता है जो कि सिर्फ बातें करता है। अब जिसको 233 ऑर्डर आए हैं वो बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजता, वो बस जो आते हैं उन्हें रिप्लाई कर ले तो बड़ी बात है। बट ये है कि इनकी फिर टीम्स होती हैं, पूरे पूरे एक अकाउंट पे पूरी कंपनी चल रही होती है। ठीक है, अब हो सकता है इन्होंने 10 लोगो डिज़ाइनर हायर किए हुए हो, उनकी मंथली इनकम 30-30 हज़ार हो या 50-50 हज़ार, कुछ भी हो सकती है। अब उसके एक ऑर्डर पे जब उससे 20,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं कहता हूँ सारे बेसिक हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सारे बेसिक हों। 233 के अंदर कम से कम भी 100 स्टैंडर्ड होंगे और 50 जो हैं वो प्रीमियम होंगे, बाकी सारे होंगे। 46 लाख यानी कि 40 लाख रुपए का काम तो अभी इन क्यू में मौजूद है। इस टाइम पे एक दिन के अंदर 40 लाख रुपए का काम है। हो सकता है एक दिन के अंदर इन्होंने 50 ऑर्डर या 100 ऑर्डर डिलीवर किया हो, फिर नए ऑर्डर आए हो, फिर डिलीवर किया हो, फिर नए ऑर्डर आए हो। तो क्या ये 10-12 लाख रुपए की एक कंपनी ओपन करके क्लाइंट्स हायर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसे ही काम चलता है, अदरवाइज काम नहीं चलता। अबाउट 10 आवर्स, आखिरी डिलीवरी 10 घंटे पहले। ठीक है, टोटल 2 गिग्स हैं, बट एक गिग्स ही उन्हें अच्छा खासा जो है ना अर्निंग दिया। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ मैंने की है। बट ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। प्रोफाइल इंडिविजुअल है, बट उसने कोई टीम रखी हुई है ये तो नहीं कह सकते, और रखी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ना रखी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने की। ठीक है जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आपकी भी टीम है ना, एक आप बता रहे थे स्टार्ट में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग जो हैं वो भी हम टीम में काम करते हैं, वर्चुअल टीम है। अब हम अपना जो है एक ऑफिस सेटअप कर रहे हैं इधर रहमान प्लाजा में। तो यानी कि उसका भी काफ़ी हद तक जो काम है वो हो चुका है, 1-2 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर वो ओपन हो जाएगा। तो फिर हम ये है कि डायरेक्ट जो है वो भी काम करना शुरू कर देंगे। बट फ़िलहाल हमारी जो एक टीम थी वो वर्चुअल थी, यानी कि अपने पुराने दोस्त वगैरह या कुछ स्टूडेंट्स वगैरह इस तरह से। बट अब ये है कि उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा स्केल करने का सोचा है, तो अब हम जो है वो ऑफिस सेटअप एक कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अब उस पर काम चल रहा है, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। मैं रिकॉर्डिंग किया उस टाइम।